बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी स्टूडेंट्स, एक तो मैंने आपको न्यू सिलेबस सेंड कर दिया था, क्योंकि आजकल एग्ज़ाम्स का पैटर्न थोड़ा सा चेंज हो गया है। मुख्तलिफ डिफरेंट किस्म के क्वेश्चन आते हैं और हर दफ़ा जो है वो क्वेश्चंस कॉन्सेप्ट से और थोड़े चेंज होके आते हैं। तो इसलिए जितने मज़ीद कोई टॉपिक बनते थे जो कि इस मौजूदा पैटर्न के मुताबिक कवर होने वाले थे, वो भी मैंने इसमें इंक्लूड कर दी हैं। और आपके साथ उसकी सारी आउटलाइन मैंने शेयर कर दी है विद लेक्चर्स डिटेल के किस दिन जो है मतलब कितने टोटल लेक्चर्स होंगे, और फिर उनको टॉपिक्स वाइज और सब्जेक्ट वाइज मैंने डिवाइड कर दी है। और यहाँ पर मैं एक दफ़ा उसको शो भी कर देता हूँ। ये आपको नज़र आ रहा होगा, डॉक्यूमेंट मैंने आपको सेंड कर दिया टेबल ऑफ कंटेंट से रिलेटेड। ठीक हो गया। और इसमें ये टॉपिक वाइज लेक्चर वन है जो आज हमने पढ़ना है, अंडरस्टैंडिंग द यूनिवर्स, यूनिवर्स फॉर्मेशन, नेबुलाज, गैलेक्सीज, प्लैनेट्स एंड स्टार्स, जिसको कॉस्मोलॉजी कहा जाता है। इनके स्टडी ऑफ यूनिवर्स को हम क्या कहते हैं? कॉस्मोलॉजी। इसी तरीके से नीचे लेक्चर टू है, उसकी डिटेल है। फिर चलते चलते ये सारे लेक्चर्स जो हैं ये यहाँ तक लेक्चर फाइव तक जो लेक्चर्स हैं जियोग्राफी से रिलेटेड हैं। फिर उससे आगे जो लेक्चर्स हैं, लेक्चर्स 15 तक ये इस्लामियात के सारे लेक्चर्स हैं। फिर लेक्चर 16 से लेकर तो लेक्चर 28 तक आपके पाक स्टडी के हैं। फिर 29 से लेकर 34 तक मैथ्स के हैं। 35 से लेकर 41 तक इंग्लिश के हैं। 42 से लेकर 42 से ऑनवर्ड 61 तक जनरल नॉलेज के हैं। फिर 62 से 65 तक एवरीडे साइंस के हैं। 66 से लेकर 69 तक आपके कंप्यूटर के लेक्चर्स हैं। और 70 से लेकर 74 तक उर्दू के लेक्चर्स हैं। और इसमें वीकली साथ साथ हम करंट अफेयर भी करेंगे। उसका भी वीकली एक एक लेक्चर शामिल होगा, तो वो भी मिला के कुछ 16 लेक्चर बनते हैं। तो ये ऑलमोस्ट आपका 74 प्लस 16 जो है वो 90 लेक्चर्स पर मैंने सारा सिलेबस डिवाइड कर दिया है। ठीक हो गया। तो इसको इसी तरतीब से हम पढ़ेंगे। सारे सिलेबस को जो है जिस तरतीब से मैंने आपको बताया या सेंड किया है ग्रुप में, इसी तरतीब से रोज़ाना जो है वो हम डेली का एक टॉपिक कवर कर लिया करेंगे। अच्छा, आज जो है वो हमने पहला टॉपिक पढ़ना है जो कि यूनिवर्स पे है। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले तो ये है कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स, इसको हम क्या नाम देते हैं? स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। लिखें, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। यूनिवर्स, अगर हम यूनिवर्स को स्टडी करेंगे तो इसका स्टडी करना जो है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। तो पहला एमसीक्यू, स्टडी ऑफ यूनिवर्स इज कॉल्ड कॉस्मोलॉजी। अच्छा, अब ये है कि इसमें कौन कौन से हम टॉपिक्स कवर करेंगे, वो पहले टॉपिक्स भी लिख लें। पहले कंटेंट लिख लें, बल्कि इससे ऊपर मैं इसका कंटेंट लिख देता हूँ। कंटेंट ऑफ टुडेज टॉपिक। नंबर वन, डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स। इसमें हम क्या क्या चीज़ें देखने वाले हैं? डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स। हाँ जी, अगर किसी का ज्वाइन ना हो रहा हो तो वो ग्रुप में मैसेज कर दिया करे ताकि मैं उसको ज्वाइन कर लूँ। लेकिन कोशिश किया करें कि इन टाइम जो है वो तमाम स्टूडेंट्स ज्वाइन कर लिया करें। ठीक हो गया। मैं एक दफ़ा देख भी लूँ कौन कौन से स्टूडेंट्स हैं, क्योंकि अब मैंने आपकी अटेंडेंस जो है वो कंपलसरी रखनी है। जो अटेंड नहीं करेंगे क्लासेस उनको फिर रिमूव कर दिया जाएगा।
चलिए, डेफिनेशन ऑफ यूनिवर्स आपने देख ली, उसके बाद हम नेक्स्ट स्टडी करेंगे इसके बाद आज के लेक्चर में बिग बैंग थ्योरी। थर्ड नंबर पे साइज ऑफ यूनिवर्स। यूनिवर्स। फोर्थ नंबर पे हम स्टडी करेंगे मल्टीवर्स। मल्टीवर्स वर्सेस यूनिवर्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। इस्लाम एंड द यूनिवर्स। एंड फेट ऑफ यूनिवर्स। फेट ऑफ यूनिवर्स। फेट कहते हैं फ्यूचर को, कि इस यूनिवर्स का फ्यूचर क्या होगा। ठीक हो गया। और फिर इसके जो कंपोनेंट्स हैं उनको हम साथ में डिस्कस करेंगे। कंपोनेंट्स ऑफ यूनिवर्स। ठीक है, तो ये टॉपिक जो है आज हम डिस्कस करेंगे। इसमें पहले नंबर पे आपको मैंने बता दिया कि स्टडी ऑफ यूनिवर्स जो है वो कॉस्मोलॉजी कहलाता है। फिर यूनिवर्स का, अब इसकी डेफिनेशन पे आते हैं, तो अगर डिफाइन किया जाए तो यूनिवर्स किस ज़बान का लफ्ज़ है, ये ग्रीक वर्ड है। अगर आपसे ऑब्जेक्टिव में पूछा जाए कि यूनिवर्स कौन सी ज़बान का लफ्ज़ है, तो ये ग्रीक वर्ड है। ठीक है। यूनिवर्स इज अ ग्रीक वर्ड, लातीनी लफ्ज़ है ये। फिर अगर आपसे पूछा जाए कि इसका मीनिंग क्या है यूनिवर्स का, तो यूनिवर्स का मीनिंग है दी ऑल। द मीनिंग ऑफ यूनिवर्स इज दी ऑल, यानी कि सब कुछ। यूनिवर्स का मतलब क्या है, दी ऑल, सब कुछ। ठीक है। दूसरे लफ्जों में इसको आप ऑल मैटर्स एंड ऑल स्पेस भी कह सकते हैं। ठीक है। ऑल मैटर्स एंड ऑल स्पेस इज कॉल्ड यूनिवर्स। अब मैटर्स क्या है, मैटर्स जो भी चीज किसी भी मरकब से बनी हुई है वो मैटर कहलाती है। ठीक हो गया। जिस तरह टेबल है वो एक मैटर है, इंसान है वो एक मैटर है, जमीन है वो एक मैटर है, दूसरे प्लैनेट्स हैं वो एक मैटर है। ठीक है। जो भी आपको चीज दिख रही है वो एक मैटर है। और इन चीजों के दरमियान जो खला है उसको हम स्पेस कहते हैं। ठीक है। तो जितना मैटर है इस पूरी यूनिवर्स में और जितना खला है वो सारा मिला के जो है वो यूनिवर्स बना रहा है। ठीक है। यानी कि दी ऑल। ठीक हो गया। या इसको दूसरे लफ्जों में आप टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस भी कह सकते हैं। तो दो तीन मैंने इसके मतलब बता दिए। या टोटलिटी ऑफ एग्जिस्टेंस, जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी। ठीक है। जितनी भी चीजें एग्जिस्ट करती हैं वो सारी। ठीक है। जो एग्जिस्ट करती रही हैं, ये करती हैं या करेंगी, वो सारी की सारी यूनिवर्स में शामिल है। ठीक हो गया। तो ये यूनिवर्स का मतलब है। और इसमें फिर क्या क्या चीज़ें आ जाएंगी, जो मेन मेन चीज़ें हैं, इसमें स्पेस आ जाएगा, टाइम आ जाएगा, प्लैनेट्स आ जाएंगे, स्टार्स आ जाएंगे, गैलेक्सीज आ जाएंगी। और फिर इन तमाम चीज़ों के अंदर जितना भी मैटर है और जितनी भी एनर्जी है वो सारी इंक्लूड होगी यूनिवर्स में। ठीक है। मैटर और उसके अंदर इंटरनल एनर्जी, मैटर के अंदर भी एनर्जी होती है ना। ठीक है। समटाइम बेशक वो काइनेटिक एनर्जी हो या पोटेंशियल एनर्जी हो, जो मैटर के अंदर एनर्जी है वो भी इसमें इंक्लूड होती है। तो ये हर चीज जो है ये यूनिवर्स कहलाती है। ठीक हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट कि ये बिग बैंग थ्योरी क्या है। ठीक है। यूनिवर्स का एक थोड़ा सा तारुफ आपने देख लिया कि यूनिवर्स का मीनिंग क्या है। ठीक है। तो अब नेक्स्ट आते हैं कि यूनिवर्स की इब्तदा कब से हुई। ठीक है। कहाँ से ये यूनिवर्स जो है ये मार्ज वजूद में आई, कहाँ से ये गैलेक्सीज बनी, कहाँ से ये ज़मीन बनी, कहाँ से ये जो है वो स्टार्स बने, कैसे बने, कौन था बनाने वाला। ठीक है। तो इसके बारे में जो साइंटिस्ट कहते हैं उनकी थ्योरीज को हम देखते हैं। तो उनमें से वैसे तीन चार मेन थ्योरीज हैं। ठीक है। उनको हम बाद में डिस्कस करेंगे उनको भी।
लेकिन सबसे पहले अपने दूसरे टॉपिक को डिस्कस करते हैं, बिग बैंग थ्योरी, जो कि मोस्ट एक्सेप्टेबल है। ठीक है, मोस्ट जो एक्सेप्टेबल थ्योरी है उनमें से वो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है, उसको हम थोड़ा सा डिस्कस करते हैं। तो 4 नंबर पे लिख लें बिग बैंग थ्योरी। अब बिग बैंग थ्योरी क्या है कि ये जो बिग बैंग थ्योरी है, ये साइंटिस्ट ये कहते हैं कि आज से तकरीबन कोई 13.7 बिलियन ईयर्स अगो, ठीक है, कितने ईयर्स अगो, बिलियन ईयर्स, आज से 13.7 बिलियन ईयर्स अगो एक धमाका हुआ था। ठीक है, जिसे बिग बैंग का नाम दिया गया। बिग मतलब बड़ा, बैंग मतलब धमाका, तो बिग बैंग मतलब बड़ा धमाका। और ये थ्योरी पेश किसने की थी, उसका नाम भी लिख लें, जॉर्ज लेमेट्री ने ये थ्योरी पेश की थी। बिग बैंग थ्योरी वाज प्रेजेंटेड बाय जॉर्ज लेमेट्री इन 1931। ठीक हो गया। उसने कहा कि एक बहुत बड़ा, ये कायनात कैसे वजूद में आई उसका, और बाकी फिर साइंटिस्ट जो है वो इसके साथ मिले। उन्होंने कहा एक बहुत बड़ा धमाका हुआ। लेकिन वो धमाका कैसे हुआ, वो कहते हैं स्टार्ट में सबसे पहले क्या हुआ कि स्टार्ट में जो पूरी यूनिवर्स थी वो एक बबल में या एक नुक्ते में बंद थी। ठीक हो गया। तो ये कहते हैं इन स्टार्ट, अब ये बिग बैंग थ्योरी को मैं एक्सप्लेन कर रहा हूँ। इन स्टार्ट द एंटायर यूनिवर्स वाज इनसाइड अ बबल। कहते हैं एक बबल के अंदर ये पूरी कायनात बंद थी स्टार्ट में, यानी कि जब कुछ भी नहीं था ना, जब हर तरफ कोई चीज भी नहीं थी। वो कहते हैं ना, अनवार के कुलजम थे न मिट्टी के ये बर थे, मसजूद को सजदे थे न सजदों में ये सर थे, तौहीद के मुखबर न रिसालत के सफर थे, न आंख न पर्दा न पर्दे में वो खफी था, नुदबा न निदा और न मंदूब की आंखें, यूसुफ का शराफा था न याकूब की आंखें, हुब थी न मोहब्बत थी न महबूब की आंखें, जाजिब थे न जज्बा था न मजजूब की आंखें, रास्ता था न मुसाफिर था न मंजिल का निशान था, आलम में कोई राज नेहा था न आया था, खुतबा था न मिंबर था न चुप थी न बयां था, गमगीन न गम था न कहीं ईद हुई थी, तकदीम के आसार थे न तजदीद हुई थी। और इसी तरीके से आगे ये कुछ चलता है, न तौके इताअत था न तकलीद हुई थी। ठीक है, मकसद ये है कि जब कुछ भी नहीं था, ठीक है, जब हर तरफ कुछ भी नहीं था, ठीक है, तो ये वहां से इब्तिदा कर रहे हैं कि कैसे जिंदगी जो है वो फिर स्टार्ट हुई, या कैसे यूनिवर्स जो है वो स्टार्ट हुई। ठीक है, तो ये यूनिवर्स जो है वो कहते हैं एक बबल के अंदर पहले बंद थी। अब वो बबल को भी डिफाइन कर रहे हैं कि वो बबल क्या था। दैट वाज थाउजेंड्स ऑफ स्मॉलर देन अ पिन हेड। आपने कभी पिन हेड देखी होगी, ये लगाई भी होगी खसूसन आप फाइल्स में लगाते हैं, या उससे भी आसान मैं आपको मिसाल दूं, ये जिस तरह फीमेल वो लगाती नहीं है कोई कानों में या नोज में, वो कैसे क्या कहते हैं उसको, कोका सा। ठीक है, तो उसकी वो जो उसकी पीछे जो हेड होता है ना, उस वो आपने सॉन्ग भी सुना हुआ है, नक नक दा कोका। ठीक है, उसके पीछे जो हेड होता है ना, उसको कहते हैं पिन हेड। ठीक है, तो अगर उस पिन हेड के भी 1000 हिस्से किए जाएं, 1000 हिस्से किए जाएं, तो वो उस जितना जो नुक्ता बनता है, तो ये साइंटिस्ट कहते हैं कि इतनी सी ये कायनात थी सारी। ठीक है, उस नुक्ते के बराबर ये सारी कायनात थी, जिसको कॉन्सेप्ट ऑफ सिंगुलैरिटी कहा जाता है। ठीक है, बिग बैंग थ्योरी का दूसरा नाम क्या है, लिख लें, एमसीक्यूज में पूछा जाता है। बिग बैंग थ्योरी इज आल्सो known as concept of सिंगुलैरिटी। सिंगुलैरिटी कि एक चीज थी, एक नुक्ता था, एक सिंगल डॉट था। ठीक है, जिसके अंदर सारी एनर्जी जो है वो स्टोर थी। ठीक है, तो एक दिन वो डॉट जो है वो एक्सप्लोर होता है। ठीक है, देन सडनली इट वाज एक्सप्लोडेड, एंड फर्स्ट लाइट दैट केम इनटू दैट बबल वाज नेम्ड एज CMBR। ठीक है, तो पहली लाइट जो उसमें से निकलती है, यहाँ पे फिर एमसीक्यूज है कि पहली लाइट जो उस बबल में से निकली, या उस नुक्ते में से जो पहली फर्स्ट फर्स्ट जो आप कहते हैं, समझ लें कायनात के अंदर जो पहला नूर निकला या पहली बबल निकली। ठीक है, लेकिन
अब इसके अंदर काफ़ी थ्योरीज हैं, चार तीन चार मशहूर थ्योरीज हैं। जो नॉन मुस्लिम्स हैं उनमें से कुछ स्कॉलर्स का कहना है कि इससे पहले तो कुछ भी नहीं था, ठीक है, सिर्फ यहीं से कायनात स्टार्ट हुई है और ये ऐसी फिर हमेशा रहेगी, ठीक है। लेकिन जो मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या कुछ क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, ठीक है, मोस्टली स्कॉलर्स का ये कहना है कि ये बबल जो बना है और इसमें से एनर्जी निकली है और इसमें से नूर निकली है, तो इसका बनाने वाला भी कोई मौजूद था, ठीक है, जिसने इसको बनाया है। जाहिर बात है हम मुसलमानों का तो ये ईमान अकीदा है कि ये सारी कायनात जो है वो अल्लाह ताला ने बनाई है, क्योंकि बगैर किसी बनाने वाले के, बगैर किसी क्रिएटर के कोई भी तख्लीक जो है वो पॉसिबल ही नहीं है, ठीक है। तो जितने भी मुस्लिम स्कॉलर्स हैं या इवन क्रिश्चियन स्कॉलर्स हैं, उन सब का सिर्फ कुछ ये कहते हैं कि ये इससे पहले कुछ बिल्कुल भी कुछ नहीं था। लेकिन हम तमाम का ये सबका अकीदा है कि अल्लाह ताला ने जो है वो इस कायनात को बनाया, ठीक है। फिर आगे इस्लाम की भी बातें करेंगे, आगे इस्लाम एंड द यूनिवर्स मैंने लिखा है, फिर वहां पे मैं बताऊंगा। तो बहरहाल ये है कि इस बबल को बनाने वाला या इस बबल में से एनर्जी पैदा करने वाला या नूर निकालने वाला भी कोई क्रिएटर जो है वो मौजूद था, जिसका नाम अल्लाह ताला है, ठीक है। तो बहरहाल साइंटिस्ट ये कहते हैं कि वहां से फिर वो जो पहली रोशनी निकली या वो जो पहली हीट निकली, उसको उन्होंने CMBR का नाम दिया, ठीक है। द फर्स्ट लाइट came out of that bubble was CMBR। जी स्टूडेंट, यहाँ तक बातें समझ आ रही हैं? यस सर। यस सर। चलें ठीक है। तो पहली लाइट जो यहाँ से निकली इसका नाम था CMBR। तो CMBR स्टैंड फॉर कॉस्मिक, का फुल फॉर्म भी लिख लें, कॉस्मिक माइक्रोवेव बैकग्राउंड रेडिएशन, रेडिएशन, ठीक है। तो ये फर्स्ट लाइट थी जो उस बबल में से या उस डॉट में से निकली, ठीक हो गया। और जैसे ही ये निकली तो पहले तो वो बबल जो है वो बहुत कूल था, लेकिन जैसे ही ये लाइट निकली तो बहुत शदीद की जो है गर्मी पैदा हुई और हॉटनेस पैदा हुई। और फिर ये तकरीबन कोई 3 लाख साल तक, ठीक है, 3 lakhs year तक ये जो इसमें से नूर निकला या रोशनी निकली ये ऐसे घूमती रही खला में, ठीक है। और 3 लाख साल बाद फिर जाके कहीं ऐसा ऐसा ये कूल डाउन होना शुरू हुई। जैसे ही कूल डाउन शुरू हुई तो उसके नतीजे में दो गैसें बनी। एक गैस का नाम हाइड्रोजन था, एक गैस का नाम हीलियम था, ठीक है, जिससे ये पूरी कायनात मैक्सिमम मिल के बनी हुई है, ठीक हो गया। तो यहाँ से फिर कितने साल बाद? 3 lakhs years बाद, ठीक हो गया। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखते हैं जी, आफ्टर 3 lakhs years the universe had cooled down and the reactions of hydrogen, अब पता है सबसे ज्यादा हाइड्रोजन है कायनात में, ठीक है, हाइड्रोजन एंड हीलियम, सेकंड नंबर पे हीलियम, हीलियम है, एंड हीलियम गैस स्टार्टेड, ठीक हो गया। अच्छा जी, अब क्या हुआ कि ये हाइड्रोजन और हीलियम गैस पे मुश्तमिल गैसें जो हैं ये मार्ज वजूद में आई। इन गैसों ने इकट्ठा होकर कुछ इन्होंने डस्ट समेटी और कुछ ये गैसों ने इकट्ठा होकर मुख्तलिफ किस्म के बड़े बड़े स्टार्स बनाना शुरू कर दिए, ठीक है। और देखना एक कायनात है ना, अब यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ। ये देखें ये कायनात है, ठीक है, ये पूरी कायनात का एक उन्होंने ओवरव्यू दिया हुआ है। ये जमीन नहीं है, अर्थ नहीं है, बल्कि एक फ्लैट शेप जो है वो आपको कायनात नजर आ रही है पूरी। और इसमें ये जो येलो 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 ये मुख्तलिफ गैलेक्सीज और फिर इनमें सन्स आपको नजर आ रहे हैं, ठीक हो गया। तो ये कायनात की एक शक्ल जो है वो साइंटिस्ट ने पेश की है। और यहाँ से वो मैंने आपको बताया कि वो ऊपर लिखा भी हुआ है 3 lakhs years, ये ऊपर आफ्टर लाइट देखे ना सारी इसकी शक्ल बनी हुई है कि यहाँ से ये लाइट निकली और 3 लाख साल बाद, ठीक है। और इसने ऐसा ऐसा ये देखें ऐसा ऐसा ये लाइट ने डिफरेंट स्टार्स बनाना स्टार्ट कर दिए, ठीक हो गया। तो जैसे ही ये स्टार्स बने, अब
ये पूरी कायनात है ना, पूरी कायनात के अंदर बहुत बड़े बड़े जो हैं वो बादल, ठीक है, या आप उनको कह लें जाले नुमा बादल पाए जाते हैं, ठीक हो गया। उन बादलों के अंदर फिर लाखों के हिसाब से गैलेक्सीज मौजूद हैं, ठीक है, लाखों के हिसाब से उन बादलों को नेबुलाज कहा जाता है, ठीक है। उसके अंदर फिर लाखों के हिसाब से गैलेक्सीज मौजूद हैं, ठीक है। उन लाखों के हिसाब से वो जो गैलेक्सीज मौजूद हैं, उन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। हमारी ज़मीन की जो गैलेक्सी है या हमारे सोलर सिस्टम की जो गैलेक्सी है, ठीक है, जिसके गिर्द हमारा सूरज घूमता है, वो कौन सी गैलेक्सी है? मिल्की वे गैलेक्सी, ठीक हो गया। यानी कि उन लाखों गैलेक्सीज में से एक गैलेक्सी है जिसको हम मिल्की वे गैलेक्सी कहते हैं। फिर इस मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों करोड़ों सूरज मौजूद हैं, ठीक है। यानी कि इस मिल्की वे गैलेक्सी में लाखों सूरज मौजूद हैं। उन लाखों सूरज में एक सूरज है जिसको हम सन कहते हैं। फिर उस सन के अंदर सन के इर्द गिर्द जो है वो काफी ज्यादा चीजें मौजूद हैं, जिसमें 8 प्लैनेट्स मौजूद हैं। फिर उन 8 प्लैनेट्स में हमारी एक अर्थ आती है। फिर हर प्लैनेट्स के अंदर आगे मुख्तलिफ सैटेलाइट्स हैं, नेचुरल सैटेलाइट्स, ठीक हो गया। जिस तरह हमारी अर्थ का जो एक सैटेलाइट है, जैसे हम मून कहते हैं, लेकिन इससे भी ज़्यादा सैटेलाइट्स बाकियों के हैं। जिस तरह फॉर एग्जांपल 82 तक सैटेलाइट्स जो हैं वो आते हैं, ठीक है। 82 आई थिंक सैटर्न के हैं, ठीक है, सैटर्न के 82 सैटेलाइट्स हैं। तो ये बात ये है कि अब सबसे बड़ा, इनके जब कायनात तख्लीक हुई तो सबसे पहले वो फिर नेबुलाज बने। नेबुलाज से फिर सैकड़ों लाखों गैलेक्सीज बनी। उन गैलेक्सीज में एक गैलेक्सी का नाम मिल्की वे है। फिर उन मिल्की वे के जो है लाखों सूरज हैं। उन सूरजों में एक सूरज जो है जिसे हम सन कहते हैं। फिर उस सन के आगे काफी ज्यादा मैटर्स उसके साथ जुड़े हुए हैं। उसमें से 8 मैटर्स जो हैं जिनको हम प्लेनेट कहते हैं। फिर प्लैनेट्स के आगे सैटेलाइट्स हैं। उन प्लैनेट्स में एक प्लैनेट जो है वो अर्थ है। और फिर और उस अर्थ में जो है वो एक जगह पाकिस्तान है। और फिर पाकिस्तान में हम रहते हैं और फिर हम आपस में लोग जो है वो झगड़ रहे होते हैं, ठीक हो गया। तो यानी कि एक हमारे नुक्ते के बराबर भी हैसियत नहीं है, ठीक है, इस कायनात में। और फिर हम इसी दुनिया के वो ये ज़मीन तेरी और ये मेरी और इसी पे कत्ल गारत और पैसे पे जो है वो लड़ झगड़ रहे होते हैं, ठीक है। हालांकि यूनिवर्स में देखा जाए तो हमारा कोई नुक्ता भी नहीं मिलता, ठीक है। यानी कि इतनी बड़ी अल्लाह ताला की कायनात है, ठीक हो गया। तो बहरहाल बात ये है कि अब नेक्स्ट बात करते हैं साइज ऑफ द यूनिवर्स में। आवाज कट रही है मेरी? शायद हनीफ साहब बता रहे हैं। हाँ जी, आवाज कट रही है। सर हमारे पास तो क्लियर अच्छा, शायद हनीफ साहब को शायद कट रही है। आपकी अपनी तरफ कोई सिग्नल इशू हो सकता है, नहीं शायद साहब। चलें जी, अब नेक्स्ट हेडिंग पे आते हैं जी, साइज ऑफ द यूनिवर्स, किसका साइज कितना है, ठीक है। तीसरे हमारी टॉपिक आउटलाइन का जो टॉपिक है आज की, वो है साइज ऑफ द यूनिवर्स। 17 नंबर पे साइज ऑफ द यूनिवर्स की बात करेंगे। अगर हम इसकी साइज की बात करें तो किसी और पेज पे दिखते हैं। आपको नजर नहीं आ रहा पेज? जी नहीं क्या? सर मैं कह रहा हूँ ये पेज किसी ऊपर लेक्चर का आप यूज कर रहे हैं। अच्छा, हाँ हाँ, ये तो किसी और लेक्चर का है। ठीक ठीक। वो किधर गया? ये तो वो पाक स्टडी का होगा। अच्छा, ये आगे चलें जी। 8 नंबर तक हम पहुंच गए। आगे 9 नंबर है, ठीक है। अच्छा किया जी आपने बता दिया। अच्छा जी, 9 नंबर है कि साइज ऑफ द यूनिवर्स। तो अगर हम यूनिवर्स के साइज की बात करें तो 93 बिलियन लाइट ईयर्स जो है वो इसका साइज है, ठीक है। 93 बिलियन लाइट ईयर्स। लाइट ईयर्स को हम उर्दू में कहते हैं नूरी साल, ठीक है। यानी कि जिसको हम लाइट की स्पीड से जो कंसीडर करते हैं कि जितनी तेज रफ्तार से लाइट ट्रेवल करती है, ठीक है, उसकी रफ्तार को देखते हुए जो एक साल होता है वो नूरी साल कहलाता है। और रफ्तार को देखते हुए एक साल जो है वो लाइट जब ट्रेवल करे तो वो कितना फासला तय कर ले तो एक नूरी साल बनता है, वो भी मैं आपको बता देता हूँ कि एक नूरी साल या एक लाइट ईयर वो कितने के बराबर होता है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन आता है, आपको पता होना चाहिए कि एक लाइट ईयर कितने नूरी साल, एक नूरी साल जो है वो कितने फासले के बराबर होता है। तो 1 लाइट ईयर, लाइट ईयर इज इक्वल टू
9.7 ट्रिलियन किलोमीटर, 9.7, 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर, किलोमीटर। अच्छा, सबसे पहले तो एक नूरी साल को आप समझ लेना, एक लाइट ईयर को समझ लें, उसके बाद फिर 93 बिलियंस को काउंट कीजिएगा, और फिर ये जो 93 बिलियंस है, इतना साइज है यूनिवर्स का। ठीक हो गया। आप तो ये देखें कि पहले तो लाइट नूरी साल का आपको पता होना चाहिए कि एक नूरी साल जो है वो 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर के बराबर होता है। यानी कि 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर फासला तय हो, और वो फासला मोटरसाइकिल तय ना करे, गाड़ी तय ना करे, बल्कि रोशनी की रफ्तार तय करे। ठीक है, यानी कि लाइट ईयर रोशनी की रफ्तार वो फासला तय करे, इतना। ठीक है, और जब वो इतना फासला तय कर चुके 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर्स का, तो वो बनता है जस्ट 1 लाइट ईयर। ठीक है, और फिर ये कितने ऊपर लाइट ईयर की कायनात है? 93 बिलियन लाइट ईयर की। अब सबसे पहले आपको बिलियन और ट्रिलियन, ट्रिलियन में भी फर्क पता होना चाहिए। ठीक है, हाँ जी, बिलियन किसे कहते हैं और ट्रिलियन किसे कहते हैं, और मिलियन किसे कहते हैं? किसको पता है? बताए जी। ये बिलियन, मिलियन, ट्रिलियन क्या होता है जी? जी, पता है किसी को? बोला करें। अच्छा, ठीक है, मिलियन जो है वो 10 लाख होता है। ठीक है, बिलियन 10 लाख होता है या मिलियन? हाँ, मिलियन 10 लाख हो गया ना, उसके बाद बिलियन, बिलियन क्या हो गया? 100 करोड़। ठीक है, 100 करोड़ जो है वो बिलियन होता है। ठीक है, और इज इक्वल टू 1 अरब, 1 अरब भी से कह सकते हैं, 100 करोड़ को हम 1 अरब भी कह सकते हैं। और ट्रिलियन क्या होता है? 1000 करोड़, 1000 बिलियन, या करोड़, बिलियन। ठीक हो गया, 1000 बिलियन। ठीक है, 1000 बिलियन, यानी कि आप कह लें कि 1000 अरब कह लें, सीधा साधा। 1000 अरब साल हो ना, तो वो 1 ट्रिलियन बनता है, अरब ईयर्स। 1000 अरब ईयर्स हो, ठीक है, तो वो 1 ट्रिलियन बनता है। ठीक हो गया। तो अब ये है कि 1000 अरब ईयर का आप खुद ही हिसाब लगा लें। 1000 अरब ईयर्स हो तो 1 ट्रिलियन बनता है, और अगर 9.7 ट्रिलियन किलोमीटर हो और वो भी लाइट तय करे, ठीक है, तो उसका 1 लाइट ईयर बनता है। और फिर ऊपर कितने लाइट ईयर इंक्लूड हैं इस कायनात में? 93 बिलियन। अब फिर वहां पे बिलियंस आ गए। ठीक है, यानी कि 93 करोड़ लाइट ईयर्स हों, तो इतना बड़ा साइज है इस पूरी कायनात का। ठीक है, अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट। पैमाइश तो किसी ने नहीं की हुई, लेकिन जैसे उन्होंने गेस किया है या हाइपोथेसिस कायम किया है, उसके मुताबिक जो है वो 93 बिलियन लाइट ईयर्स जो है वो कायनात का साइज है। जी स्टूडेंट्स, साइज क्लियर हो गया आप सबको? हाँ जी, साइज क्लियर हो गया। जी क्लियर है सबको? बोला करो। चलो ठीक है। नेक्स्ट आता है, नेक्स्ट आता है जी मल्टीवर्स। नेक्स्ट हमारे पास है मल्टीवर्स, जो मैंने स्टार्ट में आउटलाइन लिखवाई है, उसमें नेक्स्ट जो है वो मल्टीवर्स है। ठीक हो गया। मल्टीवर्स कैसे कहते हैं? अब जो नेक्स्ट हमारे पास थ्योरी आने वाली है, ठीक है, वो मल्टीवर्स की है। अब साइंटिस्ट ये कहते हैं कि हमने यूनिवर्स का तो अंदाजा लगा लिया है कि यूनिवर्स जो है वो कितनी बड़ी है, ये 93 बिलियन उसका साइज का, हमने लाइट ईयर्स के साइज है उसका, इतना अंदाजा लगा लिया। और उसमें सारी फिर हमने नेबुलाज देख लिए, गैलेक्सीज देख ली, गैलेक्सीज में फिर सन्स देख लिए, सन्स में जो है वो फिर आगे प्लैनेट्स देख लिए, प्लैनेट्स के आगे सैटेलाइट्स देख लिए। ठीक हो गया, तो ये सारी चीजें हमने यूनिवर्स में। लेकिन साइंटिस्ट ये कहते हैं कि ये तो एक यूनिवर्स है। ठीक है, इस जैसी सैकड़ों यूनिवर्स और भी हैं। ठीक है, ये तो हमने एक यूनिवर्स का आपको बताया कि ये एक कायनात है। ठीक हो गया। लेकिन
अब जो है वो आगे यूनिवर्स का कॉन्सेप्ट खत्म होके मल्टीवर्स का कॉन्सेप्ट जो है, मल्टीवर्स मतलब एक से ज्यादा, वो जो है वो अब स्टार्ट है मल्टीवर्स का कायनात। कि ये कायनात जो है सिर्फ एक कायनात नहीं है, बल्कि इस जैसे और सैकड़ों कायनातें हैं जो कि मौजूद हैं। ठीक हो गया। लेकिन ये अभी हाइपोथेसिस है, इसकी अभी थ्योरी जो है वो सामने नहीं आई। ठीक हो गया। हाइपोथेसिस कहते हैं, अभी इस पे रिसर्च जारी है। ठीक हो गया। रिसर्च जारी है, लेकिन इसकी हाइपोथेसिस और थ्योरी में डिफरेंस ये होता है कि हाइपोथेसिस एक टेंटेटिव गेस होता है, एक मफरूजा होता है कि उन्होंने एक टेंटेटिव गेस ले लिया है कि जैसी ये कायनात है, इस जैसी और भी सैकड़ों कायनातें हैं। ये एक मफरूजा है। बाद में वो अब इस पे रिसर्च कर रहे हैं या करेंगे, तो ये अगर ये प्रूव हो गया तो फिर ये थ्योरी बन जाएगी, मल्टीवर्स थ्योरी। और अगर ना प्रूव हुआ तो आप हाइपोथेसिस जो है वो रिजेक्ट हो जाएगा। ठीक है। लेकिन ये एक कॉन्सेप्ट सामने आ गया है मल्टीवर्स का। ठीक हो गया। तो इसे कहते हैं मल्टीवर्स। देयर आर सो मेनी यूनिवर्सेस कॉल्ड मल्टीवर्स, बट it is just hypothesis still, but not a theory। ठीक है। ये अभी मल्टीवर्स जो है ये हाइपोथेसिस है, थ्योरी नहीं है। फिर नेक्स्ट आ जाता है जी करेक्टरिस्टिक्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। करेक्टरिस्टिक्स ऑफ यूनिवर्स। करेक्टरिस्टिक्स इसके किसने बयान किए? हब्बल ने बयान किए। ठीक है। जिसने टेलीस्कोप भी इजाद की, हब्बल्स लॉ। अकॉर्डिंग टू हब्बल्स लॉ, यूनिवर्स यूनिवर्स इज, पहली बात तो हब्बल ये कहता है कि यूनिवर्स जो है ना वो एक्सपेंडिंग है। ठीक है। एक्सपेंडिंग यूनिवर्स जो है वो एक्सपेंडिंग है, यानी कि वो कह रहा है कि जितनी मैं हम बयान कर चुके हैं यूनिवर्स की डेफिनेशन अब तक, या जितना अब तक यूनिवर्स को हम पढ़ चुके हैं या मैं आपको बता चुका हूँ, कहता है यूनिवर्स अभी यहाँ पे स्टॉप नहीं हुई। अभी इससे भी आगे यूनिवर्स जो है ना वो बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है। ठीक है। ये हब्बल जो है ये फादर ऑफ गैलेक्सी भी कहलाता है। ठीक है। गैलेक्सी को भी इसी ने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो स्टार्ट किया। ठीक है। तो ये फादर ऑफ गैलेक्सीज भी कहलाता है हब्बल। और ये कहता है कि यूनिवर्स जो है ये रुकने वाला नाम नहीं है। ये जितने भी प्लैनेट्स हैं या गैलेक्सीज हैं या सन्स हैं, ये बढ़ते जा रहे हैं, बढ़ते जा रहे हैं और मजीद फैल रहे हैं। ठीक हो गया। तो ये उसका कॉन्सेप्ट है कि यूनिवर्स इज एक्सपेंडिंग। ठीक है। यूनिवर्स जो है वो फैल रही है मजीद, और हर सेकंड के हिसाब से फैल रही है। हर सेकंड में पता कितने मजीद प्लैनेट्स या गैलेक्सीज जो हैं वो आगे मजीद बन जाते हैं। ठीक हो गया। और दूसरे नंबर पे यूनिवर्स इज finite age। universe has finite age। यूनिवर्स जो है वो एक महदूद एज रखती है। ठीक है। तो ये इसका कॉन्सेप्ट जो है ये मुस्लिम स्कॉलर से मिलता है, जुलता है सारा। ठीक है। कि यूनिवर्स जो है कहता है फैल तो रही है, लेकिन एक दिन इस यूनिवर्स ने खत्म हो जाना है। एक दिन जिस तरीके से ये फैल रही है, इस तरीके से एक दिन ये यूनिवर्स, एक दिन वो आएगा कि जब ये यूनिवर्स जो है वो सारी तबाह हो जाएगी या खत्म हो जाएगी, क्योंकि इसकी एक लिमिटेड एज है। ठीक है। इन्फिनिटिव कहते हैं जिसकी लिमिट ना हो। ठीक है। फिनिट कहते हैं जिसकी लिमिट हो। तो वो कहता है कि यूनिवर्स के करेक्टर्स में एक्सपेंडिंग तो है, लेकिन लिमिट की हद तक। ठीक हो गया। कभी ना कभी जो है वो ये यूनिवर्स सारी तबाह हो जाएगी। और फिर अगर इसकी कंपोजिशन की बातें करें, ठीक है, तो इसमें दो गैसेस मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया बहुत ज़्यादा हैं यूनिवर्स में, हाइड्रोजन एंड हीलियम। और अब साथ उनकी परसेंटेज भी लिख लें। हाइड्रोजन जो है, अगर आपको एमसीक्यूज में है कि हाइड्रोजन कितनी मिकदार में मौजूद है, तो 70% हाइड्रोजन जो है वो यूनिवर्स में मौजूद है। 70% हाइड्रोजन एंड 28% हीलियम मौजूद है। 28% हीलियम गैस जो है यूनिवर्स में मौजूद है। 28% हीलियम। ठीक हो गया। फिर ये क्वेश्चन आता है कि यूनिवर्स की शेप कैसी है। ठीक है।
यूनिवर्स की शक्ल कैसी है, शेप कैसी है। तो अभी मैंने पीछे आपको शेप दिखाई भी है, एक फ्लैट शेप में है यूनिवर्स, ठीक है। तो ये आपने लाजमी याद रखना है कि यूनिवर्स की शेप जो है, यूनिवर्स इज ऑफ फ्लैट शेप, ठीक है। चिपटी है, सीधी है, गोल नहीं है। यूनिवर्स जो है वो साइंटिस्ट कहते हैं फ्लैट शेप में है। देखना अब इसमें आपने ज़हन में रखना है कि वो पूछ क्या रहा है, कि अर्थ का पूछ रहा है या गैलेक्सी का पूछ रहा है या फिर जो है वो यूनिवर्स का पूछ रहा है। तो अगर तो वो पूछे यूनिवर्स का, कि यूनिवर्स की शेप क्या है, तो आपने बताना फ्लैट शेप है। अगर वो पूछे कि हमारी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसकी शेप क्या है, उसकी शेप स्पाइरल है, ठीक है। वो अभी मैं गैलेक्सी का आगे मैं लिखता हूँ तो वहां पे मैं लिख दूंगा, गैलेक्सी की शेप जो है वो स्पाइरल है। और अगर वो पूछे कि जमीन की शेप क्या है, हमारी अर्थ की शेप क्या है, तो हमारी अर्थ की शेप जो है वो जियोइड है, ठीक है। जियोइड शेप की है हमारी अर्थ। यानी कि जैसे पेड़ा होता है ना, तो पेड़े को ऊपर से दबा देते हैं, पेड़ा बना के रोटी का ना ऊपर से दबा देते हैं, तो ऊपर नीचे से दब जाती है और साइडों से निकल जाती है। तो इस तरीके से हमारी अर्थ है, ठीक हो गया। तो ये आपने डिफरेंट शेप्स जो हैं ये ध्यान में रखनी है। फिर ये है कि इस्लाम एंड द यूनिवर्स, इस्लाम एंड द यूनिवर्स। कुरान करीम जो है वो भी तकरीबन इससे मिलता जुलता नज़रिया पेश करता है। कुरान करीम उसका मैं, अब मुझे एग्जैक्ट तो याद नहीं सूरत वगैरह, आई थिंक सूरह नाम है या कौन सी, जो उसमें है, तर्जुमा में लिख रहा हूँ, हेवंस एंड अर्थ वर ज्वाइंट टुगेदर। जो हेवंस है और अर्थ जो है वो मिले हुए थे एज वन यूनिट, एज वन यूनिट, एक यूनिट की तरह, ठीक है। देन, और फिर बाद में, वी पार्टेड देन, हमने उनको जुदा कर दिया। हमने उनको, अल्लाह ताला कह रहा है कि ये मिले हुए थे हीवंस और अर्थ, लेकिन बाद में हमने उनको पार्टीशन कर दिया, हमने उनको जुदा कर दिया। तो ये कॉन्सेप्ट भी थोड़ा मिलता जुलता है बिग बैंग थ्योरी से, कि ये कायनात जो है वो जुदा होके मर्ज वजूद में आ गई, ठीक हो गया। फिर एक और जगह मिलता है कि हमने जमीनों आसमान की तख्लीक जो है, क्वेश्चन आता है कि कितने दिनों में मुकम्मल की। हाँ जी, आप लोगों को पता भी होगा, बताएं जी। 6 दिन, 7 दिन, 8 दिन, 9 दिन? 6 दिन, 6 दिन। छह भी बोलते हैं और सात भी बोलते हैं। 6 दिन, 6 डेज में। हाँ, सित्ततुल अय्याम, सित्ततुल अय्याम, सित्ता किसे कहते हैं? 6 को, ठीक हो गया। हाँ, तो 6 दिन ही बने ना, सित्ततुल अय्याम। 6 दिनों में हमने जमीनों आसमान को तख्लीक किया, ठीक हो गया। तो 6 डेज जो है वो क्रिएशन टाइम है। तो ये एमसीक्यूज आ चुके हैं ये डेज वाले, और इस तरीके से जो है कि कितने दिनों में कायनात को खल्क किया गया, ठीक हो गया। अच्छा, फिर ये है कि इसका जिक्र, वैसे सूरत कंफर्म कर लीजिएगा, मुझे लगता है सूरह नाम में, ठीक हो गया। फिर नेक्स्ट है फेट ऑफ द यूनिवर्स। फेट को हम फ्यूचर भी कहते हैं, फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स, यूनिवर्स, इसका फ्यूचर क्या है, ठीक है। अब फ्यूचर अगर देखा जाए तो इसके बारे में 4 थ्योरीज साइंटिस्ट पेश करते हैं फ्यूचर के बारे में, ठीक है। नंबर 1 थ्योरी है स्टेडी स्टेट थ्योरी। इन थ्योरीज के नेम और ये क्या है ये आपको आना चाहिए। स्टेडी स्टेट थ्योरी, ठीक है। स्टेडी स्टेट थ्योरी के बारे में खुद ही लिख लें, मैं आपको लिखवाता हूँ, ठीक है। ये थ्योरी क्या कहती है? ये थ्योरी कहती है कि यूनिवर्स जो है ये स्टार्ट से है और हमेशा रहेगी, ठीक है। लेकिन ये बहुत कम लोग इस पे जो है वो इसके कायल हैं, ठीक है। लेकिन बहरहाल ये थ्योरी है कि स्टेडी स्टेट थ्योरी, कि यूनिवर्स जो है वो अजल से है और अबद तक रहेगी, ठीक है। स्टार्ट से है और हमेशा रहेगी, ठीक हो गया। फिर दूसरे कुछ स्कूल ऑफ थॉट हैं, वो कहते हैं नहीं, ऐसा नहीं है। वो
इसके लिए जो है ना वो एक मॉडल पेश करते हैं, जिस मॉडल को क्या नाम है उसका, ऑसिलेटिंग मॉडल कहते हैं। इस मॉडल का नाम है ऑसिलेटिंग मॉडल। अब इनका क्या कहना है, वो जो मैंने आपको बताया था ना, ये थोड़ा सा ऑसिलेटिंग मॉडल जो है ये मिलता जुलता है बिग बैंग थ्योरी से। ठीक हो गया। वो जो मैंने आपको स्टार्ट में बताया था ना कि धमाका हुआ और वो धमाका एक नुक्ते से हुआ या पिन हेड से हुआ। ठीक हो गया। तो ये हो गया बिग बैंग थ्योरी के। बिग बैंग थ्योरी ने बताया कि इस कायनात का, यूनिवर्स का इर्तिका कब हुआ या कैसे हुआ, कायनात मार्ज वजूद में कैसे हुई। ये बात करती है बिग बैंग थ्योरी। लेकिन बिग बैंग थ्योरी इसके खत्म होने पे बात नहीं करती, वो स्टार्ट होने पे बात करती है। ये जो ऑसिलेटिंग मॉडल है ये इसके खत्म होने पे भी बात करता है। ये कहता है कि जिस तरह नुक्ते से कायनात स्टार्ट हुई और फिर एक्सपेंड कर गई, फिर फैल गई। ठीक है। ये कहता है कि इसी तरीके से आहिस्ता आहिस्ता एक वक्त आएगा कि ये कायनात सुकड़ते 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 दोबारा वही नुक्ता बन जाएगी। ठीक है। यानी कि एक नुक्ते से कायनात चली, एक्सपैंड हुई। ठीक है। और फिर दोबारा एक टाइम आएगा कि वो दोबारा एक नुक्ता बन जाएगी और कायनात दोबारा खत्म हो जाएगी। ठीक हो गया। तो ये इस किस्म की भी थ्योरीज जो है वो पेश की जाती हैं, जिसे ओसिलेटिंग मॉडल कहते हैं। ठीक हो गया। तो ये साथ लिख ले। मैं वैसे आप यहाँ पे थ्योरीज के नाम लिख रहा हूँ, आप साथ इसकी थोड़ी सी डिटेल लिख लें। तीसरी थ्योरी है मल्टीवर्स की। मल्टीवर्स मैंने ऊपर आपको समझा दिया कि कुछ स्कूल ऑफ थॉट कहते हैं कि नहीं, ये सिर्फ एक कायनात नहीं है, इस जैसी कई कायनातें और भी हैं। ठीक हो गया। उसको कहते हैं मल्टीवर्स। और चौथी थ्योरी मैंने आपको पहले डिटेल में बता दी, बिग बैंग थ्योरी। अब इसमें जो ज्यादा एक्सेप्टेबल थ्योरी है वो बिग बैंग थ्योरी है। ठीक है। बिग बैंग थ्योरी मोस्ट एक्सेप्टेबल। ये दूसरे नंबर पे जो ऑसिलेटिंग मॉडल है वो भी बिग बैंग थ्योरी को रिप्रेजेंट कर रहा है कि जैसे नुक्ते, वो ये मानते हैं कि ठीक है नुक्ते से कायनात स्टार्ट हुई, बिग बैंग हुआ, धमाका हुआ। हाँ, जहाँ पे जो ऑसिलेटिंग मॉडल है वो बिग बैंग का कायल है, वहां पे ऑसिलेटिंग मॉडल जो है वो आप समझ लें कि लाइक बिग क्रंच का भी कायल है। कहते हैं बिग बैंग हुई है तो बिग क्रंच भी होगी। क्रंच मतलब सिकुड़ जाएगी जमीन, दोबारा नुक्ते पे आ जाएगी। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ कि ऑसिलेटिंग मॉडल में बिग बैंग से कायनात स्टार्ट हुई, बिग बैंग से कायनात स्टार्ट हुई, एक्सपैंड हुई, और ये एंड होगी बिग क्रंच पे। कहते हैं दोबारा ये सिकुड़ेगी नुक्ते में। ठीक है। क्रंच। ठीक हो गया। तो ये डिफरेंट थ्योरीज जो हैं ये मुख्तलिफ जो स्कूल ऑफ थॉट्स हैं उन्होंने बयान की फ्यूचर ऑफ द यूनिवर्स के बारे में। ठीक हो गया। अब ये है कि कुछ लास्ट जो हमारा टॉपिक था कि ये टर्म्स क्या हैं, गैलेक्सीज वगैरह और नेबुलाज, इनको मैंने कुछ एक्सप्लेन कर दिया है। लेकिन मज़ीद भी आप लिख लें, गैलेक्सी के बारे में लिख लें। ठीक है। गैलेक्सी। नेबुला, नेबुला तो मैंने आपको बताया एक क्लाउड है। ठीक है। एक ज्वालानुमा एक क्लाउड है जिसके अंदर फिर काफ़ी गैलेक्सीज आ जाती हैं। ठीक है। तो गैलेक्सी लिखें जी। गैलेक्सी। पहली बात तो ये है कि गैलेक्सी जो है ये एडवन हब्बल ने एडवन हब्बल ने इसका कॉन्सेप्ट जो है वो प्रेजेंट किया। एडवन हब्बल इज द फादर ऑफ गैलेक्सी, इसीलिए ये इसका फादर कहलाता है। ठीक हो गया। फिर इसके बारे में ये क्वेश्चन आता है कि सबसे पहले मिल्की वे गैलेक्सी जो है ना वो किसने क्या नाम है सीन की, किसने देखी। ठीक है। तो इससे पहले भी एक बंदे ने मिल्की वे गैलेक्सी को किसकी निशानदेही की थी। ठीक है। उसको सीन किया था और उसका नाम था गलीलियो। इससे भी पहले गलीलियो ने मिल्की वे गैलेक्सी को सीन किया। तो हमारी गैलेक्सी का नाम क्या है, मिल्की वे, ये भी लिख लें। मिल्की वे गैलेक्सी वाज, ये सारे बड़े इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं तो इनको लिखते जाएं। वाज फर्स्टली सीन बाय गलीलियो। कब सीन किया, 1610 में। 1610 में जो गलीलियो ने सबसे पहले सीन किया। अच्छा जी।
उसके बाद द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। द हमारा जो सन है और इस जैसे और भी सन है, ये सारे किस गैलेक्सी का हिस्सा है? मिल्की वे गैलेक्सी का। ठीक है, जरूरी नहीं कि सिर्फ हमारे ही सन, जैसे और भी सन है सारे मिल्की वे गैलेक्सी में है। और फिर इस तरीके से जिस तरह ये एक गैलेक्सी है, इस तरह और कई गैलेक्सीज है। ठीक हो गया। तो हम किस गैलेक्सी का हिस्सा है? हम मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। द द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। मिल्की वे गैलेक्सी। ठीक है, ये जो आप ऊपर बाहर निकले ना तो आसमान पे आपको झुरमट नजर आएगा सितारों का, और ये सारी गैलेक्सी भी है ना, इसके इर्द गिर्द काफी स्टार जो है, फिर इसमें सन एक मेन स्टार है जिसमें सोलर सिस्टम सारा है। ठीक है, फिर कुछ स्टार जो है वो फार अवे हैं जो हमें नजर नहीं आते। ठीक हो गया। अच्छा जी, द नेम ऑफ आवर गैलेक्सी इज मिल्की वे गैलेक्सी। और इस गैलेक्सी के दरमियान में ना, मिल्की वे गैलेक्सी के दरमियान में एक खला है। ठीक है, जिसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ये भी क्वेश्चन आया कि ब्लैक होल क्या चीज है। तो ब्लैक होल, इस गैलेक्सी के दरमियान एक खला है। ठीक है, एक ब्लैक होल मौजूद है। ठीक हो गया। और वो उस ब्लैक होल के इर्द गिर्द ये गैलेक्सी घूमती है। तो गैलेक्सी किसके इर्द गिर्द घूमती है? ब्लैक होल के। लिख लें, हमारी मिल्की यानी कि अर्थ किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करती है? सन के। सन किसके इर्द गिर्द रिवॉल्व करता है? मिल्की वे गैलेक्सी के। मिल्की वे गैलेक्सी किसके गिर्द घूमती है? ब्लैक होल के। ठीक हो गया। तो ये लिख लें जी, आवर मिल्की वे गैलेक्सी रिवॉल्व अराउंड द ब्लैक होल। मिल्की वे गैलेक्सी रिवॉल्व्स अराउंड ये सारा लेक्चर आपने तैयार करना है, मैं इसका कंसेप्चुअल टेस्ट भी लूंगा। ठीक है, रिवॉल्व अराउंड द ब्लैक होल। मैंने आपको बता दिया, जमीन सूरज के गिर्द, सूरज मिल्की वे गैलेक्सी के गिर्द, और मिल्की वे गैलेक्सी ब्लैक होल के गिर्द रिवॉल्व करती है। ठीक हो गया। और फिर हमारी गैलेक्सी के नियर तरीन दूसरी गैलेक्सी कौन सी है? ठीक है, वो हमारी तो नहीं है, लेकिन इसके करीब करीब जो दूसरी गैलेक्सी है उसका नाम क्या है? वो 1924 में दरियाफ्त हुई। ठीक है, पहले वाली 1920 में इस पे जो है वो गलीलियो, सॉरी गलीलियो ने नहीं, एडवन हब्बल ने जो है वो इस पे फुल्ली जो है वो इसको क्या नाम है, इसके बारे में बताया, डिस्कवर किया मिल्की वे गैलेक्सी को। ठीक हो गया। लेकिन 1924 में एक और गैलेक्सी दरियाफ्त हुई जो इसके नियर है। इन 1944 another galaxy near to was Milky Way was discovered, named as Andromeda। मैं जुबानी लिख रहा हूँ, हो सकता है कुछ स्पेलिंग में ऊपर नीचे फर्क हो जाए तो देख लीजिएगा। आई थिंक यही होंगे एंड्रोमेडा। अच्छा, तो ये 1924 में गैलेक्सी जो है ये दरियाफ्त हुई, जो कि हमारी गैलेक्सी जो मिल्की वे गैलेक्सी है उसके नियर तरीन गैलेक्सी है। ठीक हो गया। तो गैलेक्सी के बारे में जितने इंपॉर्टेंट को क्वेश्चन थे वो भी मैंने आपको बता दिए। फिर गैलेक्सी के बाद आ जाते हैं सन। यानी कि एक गैलेक्सी में सैकड़ों सन मौजूद हैं, उसमें से एक हमारा सन है जिसका नाम सन है। ठीक है, बाकियों के नाम सन नहीं है, उनके और नाम है। वैसे आपको समझाने के लिए कह रहा हूँ, किस तरीके से और भी सन है लेकिन उनके नाम और हैं। ठीक है, तो जो हमारा है वो सन है, और हमारे सन का सिस्टम जो है वो सोलर सिस्टम कहलाता है। ठीक है, हमारे सन का जितना भी सिस्टम है उसके प्लैनेट्स या और भी जितनी मैटर्स हैं वो सारे मिला के क्या कहलाते हैं? सोलर सिस्टम। लेकिन इस सन जैसे और भी काफी मैटर्स हैं, तो वो उनके अपने अपने नाम है, वो भी लाइक सूरज ही हैं। ठीक है, तो जिस तरह फॉर एग्जाम्पल हमारे सन के साथ जो बिल्कुल है, यानी कि हमारे सन के नियरेस्ट जो सन है, ये भी एग्जाम में पूछा गया कि हमारे सन से नियरेस्ट सन कौन सा है? उसका नाम है साइरस। साइरस, इसको डॉग स्टार भी कहते हैं, डॉग स्टार साइरस को। ठीक है, और ये ब्राइटेस्ट स्टार है आउटसाइड द सोलर सिस्टम। इनसाइड द सोलर सिस्टम नहीं है, आउटसाइड द सोलर सिस्टम। क्योंकि सोलर सिस्टम वो होगा जो हमारे सन के इर्द गिर्द है। ठीक है, और आउटसाइड द सोलर सिस्टम फिर ये दूसरा सन है जिसको साइरस कहते हैं। फिर और भी सन है, बहरहाल वो याद करने की जरूरत नहीं है, लेकिन जो सन के करीब सन है वो उसका नाम आपको याद होना चाहिए।
इसके अलावा और भी काफ़ी सैकड़ों सन हैं, जिसमें पोलक्स है या अर्केट्रस है या वो क्या नाम है उसका, एल्डेबरॉन है या विजल है या पिस्टल स्टार है या एंट्रस है या बेटिलगस है या कैंसी मेजोरिस है या यू स्कूटी है। तो इस तरीके से डिफरेंट सन्स हैं जो कि हमारी मिल्की वे गैलेक्सी का हिस्सा है। ठीक है, तो उम्मीद है अब आपको सारी तरतीब समझ आ गई होगी कि सबसे पहले वो बिग बैंग थ्योरी धमाका हुआ, उसमें से नेबुलाज बने, नेबुलाज में सैकड़ों गैलेक्सियां बनी, उन गैलेक्सियों में फिर एक गैलेक्सी है मिल्की वे, फिर उन मिल्की वे गैलेक्सी में ढेर सारे सन हैं, उन सन में एक सूरज है जिसे सन कहते हैं, जो कि सोलर सिस्टम कहलाता है हमारा, और उस सन में फिर आगे प्लैनेट्स हैं, और उन प्लैनेट्स में आगे फिर सैटेलाइट्स हैं। ये स्टूडेंट, ये बात क्लियर हो रही है सबको? हाँ जी, तरतीब तरतीब क्लियर हो गई है सबको? अब नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे कि सन के क्या करेक्टरिस्टिक्स हैं, सन के बारे में कौन कौन से क्वेश्चन, यानी कि पूरे सोलर सिस्टम को हम देखेंगे। ठीक है, सन से जो क्वेश्चन आते हैं या उनके जो प्लैनेट्स हैं या फिर उनके आगे सैटेलाइट्स हैं। प्लैनेट्स में आपका मरकरी है, आपका वीनस है, अर्थ है, नेपच्यून है, आपका यूरेनस है या सैटर्न है। ठीक है, फिर उनके आगे सैटेलाइट्स हैं। तो जितने क्वेश्चन इनसे आते हैं वो फिर आगे हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे। तो यहाँ तक आपने ये सारा कॉन्सेप्ट जो है वो अच्छी तरीके से तैयार कर लेना। जी स्टूडेंट, किसी का कोई क्वेश्चन? हाँ जी, जी जी, जी जी पूछें। आवाज नहीं आ रही? हाँ जी, आपके पास क्या है? खाना आया हुआ है? हाँ हाँ बोलें, मुझे आवाज आ रही है, आप बोलें, क्वेश्चन पूछें। अच्छा अच्छा, मैं रिकॉर्डिंग भेज दूंगा, मैंने समझा कोई क्वेश्चन करना है। हाँ जी, किसी और स्टूडेंट को क्वेश्चन? जी आपने क्या कहा, ये लेंगे स्क्रीन, ये लेंगे, ये लेंगे उससे पीछे वाली। चलें जी। ओके स्टूडेंट, फिर अल्लाह हाफिज़, टेक केयर।